क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर किए, काफी कुछ सीखा हमने कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एडवांटेज होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने साथ में लगाए। आज लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। थोड़ा सा हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को डिटेल में जाकर देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसका आप मजा ले रहे होंगे। ठीक है, देखो बेटा, जब तक जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें हमें मजा नहीं आता है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो याद रखने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हमें उसमें पढ़ने में मजा आने लगता है, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, तो हम कभी चीज़ों को भूलते नहीं है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे मजे की बात है। ठीक है ना। एग्जाम तो अपने आप होता रहेगा बेटा, उसकी चिंता मत करो। एग्जाम तो जो है हम जब पढ़ रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप लगा के आएंगे, एग्जाम में आप फोड़ कर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करने के पहले हम कुछ क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, और हाँ, मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा आंसर करने के लिए और गलती करेंगे तो डांट पड़ने के लिए, गलती करोगे तो डांट खाने के लिए तैयार रहना, डांट भी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड always cut DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pairs known as। पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड हमेशा डीएनए को 6 क्षार क्रमों वाले विशेष स्थान पर काटता है, जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ऑप्शन बी है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ऑप्शन सी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी है क्लोनिंग साइट। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, इसका आंसर है बेटा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। किसकी खोज होने के साथ ही डीएनए को विशेष स्थानों पर काटना संभव हो पाया। ऑप्शन ए है लाइगेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है प्रोब, ऑप्शन डी है सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्या आंसर है बेटा इसका। इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2015। क्वेश्चन नंबर 3 रेस्ट्रिक्शन, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए बेटा। रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन शब्द से तात्पर्य है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधात्मक शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एंजाइम से काटना। ऑप्शन बी है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली, केवल विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना। ऑप्शन सी है प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, जीवाणु में बैक्टीरियोफेज के वर्धन को, मल्टीप्लिकेशन को रोकना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर, क्या आंसर है इसका। आप में से जितने बच्चों ने आंसर लगाया है बी कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली, उन्होंने नंबर खो दिए हैं। आपका आंसर है गलत। द बेस्ट आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। याद रखिएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी आपने कभी कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो जो है वो रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी करता है, वो सब जगह पर डीएनए को नहीं काटता है, वो केवल स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को काटता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लकीर के फकीर मत बनिए। दिमाग में एक बात रखिए हमेशा कि
कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर दो आंसर सही होते हैं और एक आपको मोर करेक्ट आंसर चुनना होता है। होता यह है कि रेस्टिशन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर को वायरस के अटैक से सेव करते हैं। जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है उसे विशेष स्थानों पर ये काट देते हैं और काटने के कारण वो बैक्टीरियोफेज की एक्टिविटी को, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, इसलिए इनको हम रेस्टिशन एंजाइम कहते हैं। यही इनकी डेफिनेशन भी है। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट देन ऑप्शन बी। ठीक है, यदि ऑप्शन सी ना दे रखा हो, यदि ऑप्शन सी आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप आंसर बी लगा सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है बेटा वो है, आंसर इसका है सी, प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, रेस्टिशन एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेस्टिशन एंजाइम जिनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है वे किनसे प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड्स, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी है ऑल यूकेरियोटिक सेल। तो अभी बताया मैंने आपसे कि ये बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का हिस्सा होते हैं, बैक्टीरिया को वायरस के अटैक से सेव करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर हमको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेस्टिशन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड। रेस्टिशन एंजाइम एंजाइम के एक बड़े वर्ग में शामिल होते हैं, उस वर्ग का नाम क्या है? रेस्टिशन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड, ऑप्शन ए है रिट्रो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है लाइगेज, ऑप्शन डी है बायो एंजाइम। आंसर इसका है बेटा क्या? इसका आंसर है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के ग्रुप में आते हैं। दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक जो टर्मिनल एंड से काम करते हैं उनको हम एक्सो न्यूक्लियस कहते हैं, और अंदर जो काटते हैं उन्हें हम एंडो न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एंडो न्यूक्लियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस द रोमन न्यूमरल इंडिकेट्स। जब आप रेस्टिशन एंजाइम का नामकरण करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाला रोमन शब्द, रोमन संख्या क्या बतलाती है? जैसे इको R1 है तो इको R1 में 1 का मतलब क्या है? हिंद। थर्ड है तो इसमें थर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो लिखा है इसमें कि रेस्टिशन एंजाइम में जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें रोमन संख्या क्या बतलाती है? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज्ड। क्या सही है या आंसर ये गलत है? ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द सोर्स, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ कट्स ऑन द डीएनए, ऑप्शन डी है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। आपने झट से आंसर दिया, आपने कहा कि द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द सोर्स, कि पहला खोजा गया है कि दूसरा खोजा गया है, वो शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस आर आइसोलेटेड फ्रॉम सम बैक्टीरिया, देयर रोल इन बैक्टीरिया इज। रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस को हम कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं और बैक्टीरिया में इनकी भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए है डिफेंस अगेंस्ट वायरस, ऑप्शन बी है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। आंसर क्या है इसका? डिफेंस अगेंस्ट वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस एन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एम्प्लॉयड फॉर। रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसका उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। इसका उपयोग कैसे होता है? ये किस पर इसका प्रयोग किया जाता है? रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस एन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एम्प्लॉयड फॉर, ऑप्शन ए है इम्यूनो सप्रेशन, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, ऑप्शन बी है कटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन सी है कटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन डी है ज्वाइन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्या आंसर है इसका? याद रखना, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड काटता है। नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंड डीएनए का एक स्ट्रैंड काटता है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काटता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा कटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए इज। वो एंजाइम जो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काट देता है, उसका नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी है एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन डी है हिंद थर्ड, HIND सेकंड, हिंद सेकंड। बताइए क्या नाम है इसका? याद रखिए, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटता है, एक्सोन्यूक्लियस सिरे से काटता, तो आंसर इसका हो गया एक्सोन्यूक्लियस। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स द डीएनए मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइजिंग। रेस्टिशन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता है
इसका जल अपघटन करके, मतलब कौन से बॉन्ड का वो हाइड्रोलिसिस करता है, कौन से बॉन्ड को वो तोड़ता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ऑप्शन डी है फॉस्फेट बॉन्ड। आंसर क्या है इसका बेटा? आंसर इसका है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है। क्लियर? तो देखो हमें इससे, और जितने भी हम यहां पर बेटा जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेक्चर के पहले, वे सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, उसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि हमें चैप्टर की डेप्थ क्या है और हमें कहां तक जो है वो पढ़ना है और कितनी चीजें हम याद रखना है हमें, ठीक है। और हम जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, वहां पर इससे टफ भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसका भी आंसर सही कर आएंगे, ठीक है ना बेटा। तो चलिए अब जो है वक्त हो गया है कि आप मुझे सुने, लेक्चर में सुने आप, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह का एक न्यू साइंस है, अप्लाइड साइंस है, जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को लिविंग फैक्ट्री के रूप में यूज करते हैं या उनसे हमारे वेलफेयर के लिए चीजों को हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्राचीनतम बायोटेक्नोलॉजी है उसमें दूध से दही का बनाना, चीज का बनाना, ठीक है, एल्कोहल का प्रोडक्शन, ब्रेड का प्रोडक्शन, वो सब शामिल था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम कहां बात करते हैं? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पर बात करते हैं। मतलब आज हम सक्षम है कि हम जीन के लेवल पर फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं। अच्छा बताइए, चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे मेरे को। अब कमेंट में लिख भेजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है। कहने हम दो टर्म और यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, वो टर्म क्या है वो आप मुझे बतलाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मेन एंजाइम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है लाइगेज, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा कि वाई, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल बैक्टीरिया में क्यों मिलता है। कारण आपको मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है बेटा कि बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है कि वायरल डीएनए को जो है ये काट सकता है। अब किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा कि पूछा कि सर अच्छा आपने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, कि आज वो थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे उसका हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं, उन्हें कट करते हैं, जैसे GAATTC सीक्वेंस था, ई को R1 पहचानता है, जी के बाद कट लगाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेचुरली पाए जाते हैं तो इसका मतलब यह है बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होते होंगे। देखो बेटा एक बात दिमाग में रखिए कि आपने बिल्कुल सही सोचा और एकदम लॉजिकल सोचा आपने। एक्चुअली फर्क ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए जैसे एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास में जो एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक पर्टिकुलर जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा उसे वो कट कर देगा। वो वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बैक्टीरियल डीएनए में नहीं होता है। बैक्टीरिया के नेचुरल जो प्लाज्मिड होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, उसमें वो वाला सीक्वेंस देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसका एंजाइम उसके पास प्रेजेंट है। समझे? जैसे ये आपने याद है, को ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैंने कहा एंटीजन ए है, मेरे पास एंटीबॉडी बी है। मेरे पास एंटीबॉडी ए नहीं थी, यदि एंटीबॉडी ए होती तो मेरा ही ब्लड को खराब कर देता हो, तो ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही तो जितने वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं उनमें अलग अलग वैरायटी का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखने मिलता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, और वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बैक्टीरिया के नेचुरल जीनोम के अंदर नहीं होते हैं वो, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया का जीनोम कोई काट नहीं सकता है। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को कैसे काटते हैं? तो कोई दूसरा एंडोन्यूक्लियस उसको पहचान के कट लगा देता है उसमें, है ना, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, डिफरेंट टाइप, तो एक नहीं होता, ये कई तरह के, एक बैक्टीरिया में आपको कई तरह के एंडोन्यूक्लियस देखने मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कई तरह के देखने मिलेंगे, एक बैक्टीरिया में कई तरह के प्लाज्मिड देखने मिलेंगे। बैक्टीरिया की वैरायटी में भी आपको वैरायटी के अकॉर्डिंग में प्लाज्मिड का टाइप बदलेगा। वो तो जीन्स है ना बेटा, जीन्स के कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए अब हम इतना समझ गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मुख्य एंजाइम है वो क्या है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, ठीक है। लाइगेज जेनेटिक गम के रूप में काम करता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो केमिकल नाइफ के रूप में काम करता है, ठीक है। और मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं कि आप जो है वो जो भी हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी में अभी जितना भी पढ़ रहे हैं ना, इस पढ़े हुए हिस्से में हमको जो है डीपीएस को रेगुलरली सॉल्व करना बेटा, एंड डीपीएस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डीपीएस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि रेंज ऑफ क्वेश्चन को कवर करने के लिए, ठीक है ना।
चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो हमने कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई आपसे सिंपल सा पूछ लेता है कि बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमने दो डिफरेंट टाइप के जीनोम को एक साथ जोड़ दिया है तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया है, उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, हमने ह्यूमन सेल से जो है वो ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया। ह्यूमन सेल से हमने क्या किया, मनुष्य की कोशिका से हमने ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया। बैक्टीरिया से हमने क्या किया, बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया। दोनों को हमने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया है। याद रखिएगा, जब आप एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, एक ही तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के लिए और वेक्टर डीएनए के लिए। डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वो डीएनए जिसको आप बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो वो आपका हो गया है डिजायरेबल डीएनए हो गया। उसे कई बार एग्जामिनर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लिखता है। तो देखो बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है, फॉरेन डीएनए को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन डीएनए का और दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं डिजायरेबल डीएनए। ठीक है, डिजायरेबल डीएनए कहते हैं इसको हम जो है वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड बेटा एग्जाम में आते हैं कई बार और किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। कुल मिला के मतलब ये कि ये वो डीएनए जिसका प्रोडक्शन आप बैक्टीरिया में देखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा होता है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड की बात करें, वेक्टर डीएनए को हम व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। क्लियर। तो ह्यूमन सेल से आपने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया आपने, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया, दोनों को काटने के लिए आपने सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, तो सेम टाइप ऑफ ओवरहैंग मिलेंगे और वो ओवरहैंग जब जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये पूछा है मैंने डीपीएस में, कई बच्चे गलत किए इस क्वेश्चन को। क्या अरे भाई कैसे, अरे हमें क्या बोल रहा हूं आपसे, ओवरहैंग का मतलब क्या है, स्टिकी एंड्स, और मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ अटके, और यदि इसके बाद ऐसा करोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा बेटा अटके। ठीक है, और मैं मानता ये हूं कि मेरी ये सफलता है, फिर वो इसके बावजूद नहीं बन रहा है करके। तो हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा ये ओवर है, ये 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा, तो ये क्या हो गया, ये ओवर। यहाँ पर ये 5 प्राइम होगा, यहाँ पे ये जो है वो 5 प्राइम होगा के। तो क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये ओवर हैंग सके, तो जो निकला हुआ बाहर तरफ निकला हिस्सा होता है ना वो ओवर हैंग होता है। यदि उस पर 3 प्राइम तीसरा फॉस्फेट होगा तो 3 प्राइम बोलेंगे, पांचवा होगा तो 5 प्राइम बोलेंगे उसको हम। ठीक है, तो ओवर हैंग क्या होते हैं, वो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को शो करते हैं, स्टिकी एंड को शो करते हैं। और स्टिकी एंड जुड़ते किससे, जब ये दोनों पास में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये इससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड करेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। क्लियर। छोटी छोटी बातें यार पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने, वही सब तो नॉलेज देखो, ध्यान से देखो के क्या किया हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड लिया, दोनों को जोड़ दिया। स्टिकी, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होता है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया था कि ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो सिरे पर निकले होते हैं के। और देखो आप जुड़ गए, इन्होंने क्या किया, रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग से जुड़ गए, आपस में जुड़ने पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, दोनों डीएनए आपस में जुड़ गए और क्या बन गया बेटा ये, और जुड़ने के बाद जो क्या बन गया ये। और देखो सबसे बड़ी बात कि जो जुड़ने में 2 एंजाइम काम करेंगे, एक तो बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ट पेयरिंग को फॉलो करेगा। लेकिन दोनों सिरे के ये जो दोनों फॉस्फेट है, इनको यहां पे इसको जोड़ने के लिए, फाइनली सील करने के लिए क्या काम करेगा, डीएनए लाइगेज काम करेगा। ठीक है, क्या हुआ देखो, आप जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये 2 तरह के डीएनए जुड़े हुए हैं और उसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। अब बैक्टीरिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने लगेगा। ठीक है, तो जहां पिछली क्लास में, अब आप बोलोगे सर जब भी क्लास लेते हो आप 10 मिनट तो पहले आप रिवाइज कराते हो, क्योंकि बेटा मुझे मालूम है जितनी बार हम इसको सुनेंगे रिवाइज करेंगे ना, हमारे दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी, राज की बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको 90% बच्चे अवॉइड मारते हैं, 80% बच्चे कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, कि 70% जो है वो टीचर्स इसको जो है वो 4th रूप में जो लिखा है वो बता के आगे निकल जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होता है। कि मैं किसी देखो बेटा कई टीचर बड़े अच्छे भी होते हैं, कि मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा चीज को, मैं लेकिन बोल रहा हूं आपसे कि ये चैप्टर क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं अरे बहुत टेक्निकल सा है, देख लो यार, खास चीजें देख लो के। नहीं, ये चैप्टर ऐसा है जो आपको मेरिट में अच्छी रैंक दिलाने वाला चैप्टर है। देखो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हर बच्चा सही करके आएगा। ठीक है, मेटाफेज प्रोफेज का क्वेश्चन हर बच्चा सही करके आएगा। ठीक है ना, लेकिन जो टिपिकल टॉपिक है जैसे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपर बनाने वाले टॉपिक हैं। इनको अच्छे से समझोगे ना तो आप दूसरे से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन यहां पे कम हो जाता है। कई सारे बच्चे जो है वो इन चैप्टर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए अब पर कौन समझेगा, कमांडो ध्यान से सुनेगा, समझेगा, सब्र से लेक्चर सुनेगा। ठीक है, जिसको इस बात की कोई परेशानी नहीं होगी
कि सर बार बार रिवाइज क्यों करते हो, एक ही बात को 5 बार क्यों बोलते हो, ठीक है, फिर कई बार जो है वो जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो, फटाफट रिवाइज क्यों कराते, ठीक है, जो जिसका ट्यूनिंग मेरे साथ हो गया वो हो गया ट्यूनिंग के, वो होता है ना बेटा कि ये तो वैसा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कोई चीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो मैं हमेशा मानता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ या आप पढ़ते हैं ना, तो हम डिवाइन काम करते हैं, हम क्या, हम डिवाइन काम करते हैं। और जो है इसमें कहीं ना कहीं जैसे अब हम किसी मरीज का इलाज करते हैं या किसी को पढ़ाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर, कि ईश्वर ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहा होता है कि ये चीज़ें आगे परकुलेट होना चाहिए। क्या ये कुछ ही प्रोफेशन, इसलिए पूरी दुनिया में टीचर का सम्मान होता है, पूरी दुनिया में लोग डॉक्टर का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। माता पिता जब घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता भी हमारे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं हमको, ठीक है, वो हमारे बारे में अक्सर सोचते हैं कि हम ठीक रहे, सब रहे, ठीक है। चलिए अब हम वापस लौट के आते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जहां बात खत्म की थी वो ये थी कि देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म के। एक जीव को अवधि आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो 3 बेसिक स्टेप होता है। नंबर 1, आप ये पहचानिए कि आप चाहते क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, कि आप किस तरह के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, उस जीन को पहचान लीजिए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर आप वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए की मदद से होस्ट के अंदर उस फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराइए, के फिर उस इंट्रोड्यूस डीएनए को मेंटेन कीजिए, होस्ट के अंदर होस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और होस्ट से आपका मनचाहा प्रोडक्ट प्राप्त कीजिए, के बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। भूल गए? भूलना मना है। क्या है बेटा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। याद है कि होस्ट को मेंटेन करना, उसे मल्टीप्लाई कराना और जो है वो मीडियम में मनचाहा प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, और यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड यूज करते हैं, और इसी के लिए जो है हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसी के लिए हम एल्जिनी वर्ड यूज करते हैं, है ना बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव की टूल्स। जब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे तभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कर पाएंगे। वो टूल्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर टू कट डीएनए। डीएनए के किसके क्या काम करते हैं? ये कट लगाते हैं, ठीक है, डीएनए को काटने में काम आते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए को मल्टीप्लाई करने में काम आते हैं, जो कट डीएनए है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मल्टीप्लाई करने में काम आते हैं, ठीक है। लाइगेज, डीएनए को जो है वो जोड़ने में काम आते हैं, ज्वाइन करने में, डीएनए को जुड़वाने में, जोड़ने में काम आते हैं, ग्लू करने में काम आते हैं, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं? ये होस्ट तक, यानी डीएनए को ये होस्ट तक लेके जाते हैं, होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो मीडियम प्रोवाइड करता है जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, और वो पूरा मीडियम देता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो मनचाहा प्रोडक्ट जो है वो वहां पर प्रोड्यूस कर सके। तो होस्ट इज लाइक ए मशीनरी, तो एक लिविंग मशीन के समान होता है। होस्ट इज लाइक ए लिविंग मशीन, एक जीवित मशीन के समान होता है, ठीक है। तो हम समझ गए। हमने कहा कि देखो भाई, जो भी टूल्स हैं वो टूल्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक टूल है जो डीएनए में कट लगाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम एक टूल है जो डीएनए को मल्टीप्लाई कर देगा, लाइगेज एक टूल है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ देगा आपस में, वेक्टर होस्ट के अंदर लेकर जाने वाला जो है वो फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, ठीक है, जिसे वेक्टर व्हीकल डीएनए बोलते हैं। मोस्टली प्लाज्मिड होते हैं ये। होस्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग मशीन के समान होते हैं, है ना बेटा, ठीक है। तो हर लाइन, एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है ना, जो एक लाइन बेटा एनसीईआरटी में लिखी होती है ना, वो कई सारी बातें कहती है हमको, ठीक है, कई सारी बातें कहती है। समझो उसको, एनसीईआरटी इज लाइक ए सिलेबस, समझो उसको, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो आप, ठीक है। चलिए आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि एनसीईआरटी हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी के, जिससे 90 से लेके 95% क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है इन चैप्टर्स में। क्या समझ गए बात को? और लेकिन इसको कवर करने के लिए हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। तो केवल एनसीईआरटी को रट लेने से या बांच लेने से काम नहीं बनेगा बेटा, समझना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। चलो, इन द ईयर 1963, ये जो एनसीईआरटी है ना, जिस ईयर को लिख देती है ना, उस ईयर को आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। The two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। क्या बोल रहा है? 1963 में हमको Escherichia coli के अंदर 2 ऐसे एंजाइम मिले हमें जो वास्तव में क्या करते हैं? जो वास्तव में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या चीज है? बैक्टीरियोफेज होता है वायरस,
ठीक है। वायरस की ग्रोथ को रोकने वाला एंजाइम, हमने क्या देखा, एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो वायरस की ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि ये वायरस के डीएनए को पहचान के काट देता है। उसका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि वायरस जब भी बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो अपना डीएनए उसके अंदर डाल देगा और न्यूक्लिक एसिड अंदर डालेगा, और न्यूक्लिक एसिड को जो काटेगा वो न्यूक्लियस, अंदर से काटेगा एंडोन्यूक्लियस, और सिलेक्टेड डीएनए को पहचान कर काटेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए व्हाइल अदर कट डीएनए के। अब ये दो जो एंजाइम मिले थे, जो दो एंजाइम मिले थे इसके अंदर, एस्ट्रोक्लाई के अंदर, एक ऐसा था जो डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा, और जैसे डीएनए में मिथाइलेशन को कर देगा वो, तो वो डीएनए काम करना बंद कर देगा। तो एक तरीका देखो, बैक्टीरिया के भी बैक्टीरिया के पास भी डिफेंस मैकेनिज्म में दो तरह के एंजाइम है। एक एंजाइम वो है जो वायरस के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़कर उसको इनएक्टिव कर देगा, दूसरा वो जो काट देगा उसको। ठीक है। बाद वाले को क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो डीएनए को कट करेगा। बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी की लाइन को समझा रहा हूं मैं, एक एक वर्ड को। ठीक है, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का जो समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बेटा, ठीक है, मैंने कहा कि जब एस्ट्रोक्लाई पर वायरस अटैक करता है तो दो तरीके होते हैं उसके पास बचने का। पहला तरीका होता है कि वो डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है एंजाइम की हेल्प से, जिससे डीएनए काम करना बंद कर देता है। ठीक है, टेम्पररी वो डीएनए ऑफ हो जाता है, ठीक है, काम नहीं कर पाता। सेकंड तरीका होता है कि वो जो डीएनए, वायरस का डीएनए, उसको वो काट दे। मान लो, अब दो तरीके क्यों होते हैं, इसलिए होते दो तरीके कि मान लो कोई वायरस ऐसा अंदर आया जिसके पास कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था ही नहीं, जिसको पहचान नहीं पा रहा, तो वैसी कंडीशन में मिथाइलेशन वाला एंजाइम काम करता है और उस वायरस के डीएनए के दोनों सिरों पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा और उसे इनएक्टिव कर देगा, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। वो उस पर देखो, अब आप बोलोगे सर ये मिथाइल ग्रुप जोड़ने से क्या होगा, उससे ये होगा बेटा कि जो वायरस का डीएनए जो अंदर आया है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए पर एमआरएनए का बना, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। मिथाइलेशन होने के कारण में उस पर आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो बात खत्म हो गई। सेकंड तरीका है कि यदि पहचान में आ गया कोई सीक्वेंस को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा प्रेजेंट, उसे काट के अलग कर देगा, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है। अब आईएमपी, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND सेकंड, हिंद सेकंड के नाम क्या बेटा, हिंद सेकंड, याद रखना, भूलना नहीं है, whose functioning dependent on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later के। तो हमने क्या कहा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से हमको क्या मिला बेटा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से हमको जो है वो क्या मिला, हमें उससे जो है वो हिंद सेकंड नाम का जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला, जिसके हमने प्रॉपर। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इको R1 क्या है, इको R1 इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, पर हिंद सेकंड जो है वो मिला हमको के, वो मिला है पहली बार जब हमने किसी एंजाइम का एक्शन देखा, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखा हमने, तो वो हिंद सेकंड था, जिसके बारे में हमको जानकारी। इसके बाद फिर हमने बाकी दूसरे भी खोज निकाले के, क्या लिखा। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, वो ये है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है बेटा, वो हिंद सेकंड है। ठीक है, क्लियर, क्या है उसका नाम, हिंद सेकंड, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से मिलता है। ठीक है, देखिए। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. चलो अब एक काम करते हैं, डिस्कवरी का सीक्वेंस और जुड़े हुए साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम के किसके बारे में बात करते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिस्कवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, the term restriction enzyme originated from the studies on lambda effect के। ये क्या है बेटा, ये है लैम्डा इफेक्ट। लैम्डा इफेक्ट जो होते हैं एक तरह के जो है वो कॉलीफेग होते हैं, जो एस्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो पहली बार चूंकि इनकी एक्टिविटी, इन एंजाइम की एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड थी, ये कुछ स्पेसिफिक डीएनए को काट रहे थे, इसलिए इसको इनके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्ड का यूज किया। ठीक है, इन 1960 इट वाज शोन बाय वर्नर आर्बर, ठीक है, एंड मैथ्यू मेसलसन, ठीक है, ने बताया कि दे स्टडीड ओनली टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो 1960s में जो है पहली बार
रेस्ट्रिक्शन 1960 में पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बतलाया था वर्नर आर्बर ने और मैसेल्सन ने के, और इन्होंने टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्टडी किया था इन्होंने, ठीक है। फिर लेकिन अभी तक क्या, अभी तक जो है पूरे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मालूम थे, कि अभी तक साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आ पाए थे, और वो कब आया, वो आया 1970 में। 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ, थॉमस कैली, कैंट विलकॉक्स, इन्होंने फर्स्ट टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया। हिंद सेकंड को बैक्टर का नाम था हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इसके, साइंटिस्ट के नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड थोड़ा सा जो है कलर मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, इसलिए आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, एंड सॉरी फॉर दैट कि मेरे दिमाग से स्किप कर गया मेरे को ये, ठीक है। मैंने आपसे कहा नाम लिख लीजिएगा, स्मिथ कैली विलकॉक्स, ठीक है ना, स्मिथ कैली विलकॉक्स 1970, ठीक है। 1970 में स्मिथ कैली विलकॉक्स ने जो है वो क्या बताया, इन्होंने आइसोलेट किया है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से, उन्होंने एंजाइम को आइसोलेट किया, और ये एंजाइम था फर्स्ट टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हिंद सेकंड, क्या हिंद सेकंड HI यानी हिंद सेकंड था ये, और इसको बैक्टीरिया हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। और इस पूरे काम के बाद ना ये पूरा का पूरा जब वैज्ञानिकों के सामने आया कि अरे ये तो अद्भुत बात है कि ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस में काट सकता है, तो उसके बदले 1978 में 1978 में जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। 1978 में नोबेल प्राइज मिला, और ये किसको मिला बेटा, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला, किसको मिला, ये अर्बर, नाथन्स और हैमिल्टन ओ स्मिथ के। बर्नर अर्बर जिन्होंने 1960 में टाइप फर्स्ट एंजाइम को डिस्कवर किया था, उस पर अध्ययन किया था, हालांकि वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे, तो वर्नर अर्बर को, डैनियल नाथन्स को, ठीक है, और हैमिल्टन ओ स्मिथ को ज्वाइंटली जो है वो नोबेल प्राइज मिला, किस चीज के लिए, फॉर द डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1978 के। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने जो है नाथन्स के बारे में तो कहीं बताया नहीं। नाथन्स ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेल स्टडी की, उसके पूरे फीचर्स के बारे में बताया कि वो कैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि फॉर द डिस्कवरी फॉर देयर वर्क ऑन डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, the 1978 Nobel Prize for Physiology of Medicine was awarded to Werner Erber, Daniel Nathans and Hamilton O. Smith, ठीक है ना। अब ये सब इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए बेटा, समझ गए, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, हिंद सेकंड फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था 1970 में, इसको मैं आइसोलेट किया गया इसको, और बैक्टीरिया हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से मिलता है, क्या, और किस सीक्वेंस को पहचानता है ये, तो इसका सीक्वेंस भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, तो सीक्वेंस नोट कर लेंगे आपके, ये किस सीक्वेंस, ये GTGCAC, ठीक है, ठीक है, ये इस सीक्वेंस को ये पहचानता है, ठीक है। पहले ऊपर वाले सीक्वेंस को इसको पहचानता है, और दो अल्टरनेटिव सीक्वेंस को ये पहचान सकता है, इसको और इसको ये पहचान सकता है, ठीक है ना बेटा, है ना। मैंने कहा GTGCAC, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, GTGCAC, है ना, पैलिंड्रोमिक हो जाएगा बेटा ये, है ना। तो एक स्टैंड दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, एक स्टैंड, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दूसरे, आप गलती कर बैठो आप, क्या, तो एक सीक्वेंस ये वाला हो गया बेटा, क्या, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये वैसे सीक्वेंस को पहचान पाता है, तो दो है ना, जो हिंद सेकंड है वो दो साइट को पहचानता है, GTGCAC, और दूसरा साइट होता है इसका GTTAC, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखिए, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के ऊपर हमने देखा कि सम ऑफ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और टू बी प्यूरिफाइड वेयर द इको R1, इको R सेकंड फ्रॉम एस्ट्रोक्लाई एंड हिंद सेकंड एंड हिंद थर्ड फ्रॉम द हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा के। तो सबसे पहले ने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर तमाम खोज चल रही थी, तब जो है वो इको R1 भी डिस्कवर किया गया, इको R2 भी डिस्कवर किया गया, ठीक है, हिंद सेकंड डिस्कवर किया गया, और हिंद थर्ड जो है वो डिस्कवर किया गया। इसमें से इंटरेस्टिंग बात है कि हिंद थर्ड और इको R1 सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना, ठीक। तो मैंने आपको बताया बेटा 1978 में नोबेल प्राइज मिला वर्नर अर्बर, नाथन्स, हैमिल्टन स्मिथ को, ठीक है ना, ठीक। तो अब तो ये कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक बड़ी डिस्कवरी ने जेनेटिक, देखो यदि ये एंजाइम ना मिलता ना तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत कुछ हमारे पास करने को था नहीं, ठीक है। तो इसके मिलने के बाद हम समझ गए कि हम स्पेसिफिक जैसे डीएनए काट सकते हैं, ठीक है। अब वापस एनसीईआरटी पे लौट के आते हैं, है ना।
It was found that Hin second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing the specific sequence of 6 base pair. ठीक है, वो सीक्वेंस ही मैंने बताया आपको. ठीक है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिन सेकंड के. और ये सीक्वेंस ही क्या होता है, यही होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं इनको हम. ठीक है ना. आज जो है हम तकरीबन 900 से अधिक प्रकार, 900 से अधिक प्रकार, मोर देन 900 से अधिक प्रकार के रेस्टोरेंट एंजाइम को हम जानते हैं, जो हमको 230 से अधिक 230 से अधिक बैक्टीरियल स्ट्रेन से प्राप्त होते हैं. ठीक है, आंकड़ा याद रखिएगा, ये कि एनसीईआरटी का डेटा है, भूलना नहीं है. ठीक है, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन कहां से आ गया, यहां से आ गया, वहां से आ गया. नहीं बेटा, ठीक है, एक भी. चलिए, तो अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पैसा कमाने के, केवल यदि पैसा कमाने के बारे में सोचना हो तो मेडिकल से भी बहुत बेहतर प्रोफेशन है. के केवल पैसा कमाने के बारे में सोचना हो तो टीचिंग से भी बहुत बेटर प्रोफेशन है. के बहुत बेटर जो है अपॉर्चुनिटीज है. के बिजनेस करेंगे सब बढ़िया अच्छा हो जाएगा. के तो ये प्रोफेशन, दिस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, दिस इज अबाउट मनी दैट इज इनफ फॉर योर सर्वाइवल, इनफ फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट ओनली यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी शॉप पे गए और हमने एक जीन्स का पैंट खरीदा, कि हमने गए पैसा दिया, हमने जीन्स का पैंट खरीद लिया और घर लेके पैंट लाए. हमने कहा अरे भगवान दुआ दे उस जीन्स वाले को, कितना अच्छा जीन्स है, कितना प्यारा जीन्स है, कि जब भी पहनता हूँ कितना अच्छा लगता है मेरे को, मेरा जीवन बच गया है जीन्स को खरीदने से. रोज दुआ दे रहे हो कि तेरे बीवी बच्चे अच्छे रहे, तू तरक्की करे, बढ़िया. नहीं, हम उस जीन्स वाले से को पैसा दिया, जीन्स लेके आए, भूल जाते हैं उसको. ठीक है, लेकिन जब हम किसी, हमारा कोई क्लोज रिलेटिव होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, उसका इलाज डॉक्टर करता है, सर्जरी होती है कोई और डॉक्टर को सेव करता है, तो हम बोलते हैं नहीं वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बैठ के, उन्होंने देखा हमारे एकदम है ना क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, मतलब सब हाथ खड़े गए थे, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, उन्होंने कई घंटों ऑपरेशन चला, बचा लिया उसको उन्होंने के, और जो है भगवान उनको छड़ के, डॉक्टर को अंदर से दुआ आती है. मरीज तो दे ही दे रहा है, उसके रिलेटिव दे, घर वाले देखे, अंदर से ब्लेसिंग्स आती है. समझ गए. तो ये फर्क है प्रोफेशंस का. इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि याद रखना, ये कुछ पुस्तक पढ़ना नहीं है, कि ये एक बड़े मिशन की तैयारी है. ठीक है, इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखिए, जमकर मेहनत कीजिए. तो मैं आपको कहा था डेटा नहीं भूलना है कि 900 से अधिक प्रकार के रेस्टोरेंट एंजाइम आज हमारे पास में है और 230 से अधिक बैक्टीरियल स्ट्रेन को प्राप्त किया गया है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर निकलते हैं के, और जो है एम्स के लेवल थोड़ा बात करते हैं कि टाइप रेस्टोरेंट एंजाइम बेसिकली जो है वो 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट एंजाइम, तो आप बोलेंगे कि रेस्टोरेंट एंजाइम जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होते हैं. कि फर्स्ट जो होता है, यदि क्लीवेज साइट के अकॉर्डिंग बात करें, कहां पे कट लगाता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, तो ये क्या करता है, जो रिकॉग्निशन साइट, जिस साइट को ये एंजाइम पहचानता है, उस साइट के अंदर कट नहीं लगाता, ये उस साइट के अंदर कट नहीं लगाएगा. ये कट कहां लगाएगा, उससे 1000 बेस पर, 1000 बेस पर के आगे पीछे कहीं पर कट लगाएगा, रैंडम कट लगाएगा. क्या? ठीक है, ये इसके एग्जांपल क्या है, इको K1, इको A1, CFR A1, ये इसके एग्जांपल होते हैं. हम, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज्यादा काम का नहीं है. क्यों ज्यादा काम का नहीं है? क्योंकि भाई देखो, जो रिकॉग्निशन साइट को पहचाना आपने, उसके वो 1000 बेस पर आगे पीछे कहीं भी कट लगा देगा, और ये कहीं भी वाला काम नहीं चल पाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में. वो बड़ा प्रिसाइज काम है. तो टाइप 1 जो होता है, इसका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जनरली नहीं करते, कम करते, रेयर. ठीक है, फिर टाइप 3 की बात करें. टाइप 3 क्या होता है, ये भी रिकॉग्निशन साइट से जो है वो आगे पीछे 24, अब ये इसमें वेरिएशन कम है, ये 24 से लेकर 26 बेस पर आगे जो है वो रिकॉग्निशन साइट से आगे रैंडमली कट लगाता है. कहीं भी कट लगा सकता है, लेकिन रिकॉग्निशन साइट पर कट नहीं लगाता है. तो इस एंजाइम का इस्तेमाल भी जो है वो हम अधिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं कर पाते. दिस इज ऑल्सो नॉट सुइटेबल, क्योंकि कारण ये, हम चाहते हैं प्रिसीजन, हम चाहते हैं जो हम चाह रहे हैं काटना, जहां से वहां से कटे, ताकि हम फॉरेन डीएनए को वहां से काट सकें और दोनों को जोड़ सकें. तो क्या यूज करोगे आप? टाइप सेकंड. दैट्स वाई HIND, हिंद सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट. क्या? ठीक है, ठीक. फिर हमने क्या देखा, अब आप बोलो, अब ये मत बोलना, अब आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो सर यहां लिखा है सेकंड, यहां लिखा है फर्स्ट, यहां लिखा है फर्स्ट, हमें क्यों गलत बता रहे हो? गलत नहीं बता रहे. ये जो फर्स्ट सेकंड लिखा है, इसका मतलब क्या, हम आगे बात करेंगे. तो इसको इससे मत जोड़, टाइप से मत जोड़िए. टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, टाइप को रिप्रेजेंट वो नहीं करता है. ठीक है, तो हमने कहा कि टाइप सेकंड जो रेस्टोरेंट एंजाइम है वो स्पेसिफिक होता है, रिकॉग्निशन साइट के अंदर ही कट लगाता है, रिकॉग्निशन साइट के अंदर ही कट लगाता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है हिन थर्ड और इको R फर्स्ट के. तो हिन थर्ड और इको R फर्स्ट आर द मोस्ट सुटेबल एंजाइम
ठीक है, और इसके अलावा वार्म H1 के, ये तीनों सबसे फेवरेट एंजाइम होते हैं जिनको इस्तेमाल जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, फिर मैंने आपसे कहा अब आपको फिर वही मैंने कहा ना कि हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि ये जो लिखा है इको आर फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, स्मिथ एंड नाथन्स ने 1973 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहचानने के लिए, उनको नाम देने के लिए एक सिस्टम प्रपोज किया। ठीक है, स्मिथ एंड नाथन्स ने 1973 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम देने के लिए, उनको पहचानने के लिए एक सिस्टम प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि दादा याद रखना एक बात, भूलना नहीं, उन्होंने कहा कि पहले 3 लेटर जो हैं वो एंजाइम के पहले 3 लेटर ये बतलाते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म से मिला है। पहले 3 लेटर ये बतलाते हैं कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। कि ई फॉर एस्चेरिया, CO फॉर, तो पहला वाला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। के तो क्या क्या, फर्स्ट लेटर फ्रॉम जीनस के, तो ई को RI में ई फॉर एस्चेरिया। देखो उसका पूरा साइंटिफिक नेम क्या है वेक्टर का, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया इज द जीनस, कोलाई इज द स्पीसीज। ठीक है ना, तो पहला लेटर जीनस। फिर वही बात, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से कंफ्यूज मत करो बेटा, ये एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, समझ गया मैं क्या चल रहा है मन में के, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से कंफ्यूज मत करना अपने आप को, वो एक अलग डिफरेंट चीज है के, ये हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ देता हूं दिमाग। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहला लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है एस्चेरिया, दूसरा लेटर क्या बोलता है आपसे, CO जो है वो, द नेक्स्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट स्पीसीज, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इको आर में ई क्या है, ये है जीनस एस्चेरिया, है ना बेटा? ठीक है, हमने कहा जीनस एस्चेरिया के, और CO ये क्या है, ये है स्पीसीज कोलाई, स्पीसीज कोलाई। ठीक है, फिर एडिशनल लेटर जो लिखा होता है के, ये इसके स्ट्रेन को या सीरोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। कई बार कई एंजाइम में नहीं भी होता है, कई एंजाइम में इसके बाद का जो 4th लेटर है वो होता भी नहीं है। तो क्या होता है, जो एडिशनल लेटर, जो 3 लेटर के बाद में जो एडिशनल लेटर लिखा है, पहला लेटर क्या होगा, जीनस हो गया, दूसरा 2 लेटर स्पीसीज हो गया, और 3rd लेटर जो लिखा होता है वो कई बार स्ट्रेन को या सीरोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे E फॉर एस्चेरिया, C फॉर कोलाई, R का मतलब है स्ट्रेन RY13, RY13 नाम के स्ट्रेन से इसको निकाला गया था, है ना, स्ट्रेन जो वेराइटी उसकी, तो RY13 का R ले लिया हमने। क्लियर? क्लियर? ठीक है, फिर फर्स्ट लिखा है रोमन लेटर में, ये क्या है, लिखा है इसमें, जिससे हमने आपसे कहा कि ये जो लेटर लिखा होता है ये बताता है सीक्वेंस की, किस क्रम में इसको डिस्कवर किया गया। फॉर एग्जांपल द एंजाइम हिंद सेकंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe सीरोटाइप D। तो देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जो हिंद जो है ना बेटा, हिंद सेकंड के, तो H फॉर हीमोफिलस, IN इन्फ्लुएंजाe, और D क्या है, वो सीरोटाइप D, सीरोटाइप D से डिस्कवर किया गया था, है ना, सीरोटाइप D। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर भी होंगे। अब हालांकि मैं छोटा मोटा तो कुछ ले नहीं पाता हूं, मैं जब भी बोलना शुरू करता हूं तो 35-40 मिनट से नीचे रुकता ही नहीं हूं बैठ के, तो कोशिश करता हूं कि क्योंकि मुझे लगता है कि यार वार्म अप में 5 मिनट लगता है और फिर क्लोजिंग में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट तो वही लग जाता है के, लोग 10 मिनट पढ़ा भी लेते हैं, मैं नहीं पढ़ा पाता। मैं उतना सक्सेसफुल, उतना अच्छा नहीं कॉन्साइज कर पाता मैटर को, मेरे में उतना स्किल नहीं है, तो मैं समझा के पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, समझा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक, ताकि मेरा एक पर्पज़ है कि मुझे अपना काम निपटाना नहीं है, कि मेरा पर्पज़ ये है कि ये जो मेरे सामने बैठा है ना मेरा कमांडो, के इसके यहाँ पे बात धाड़ से सेट रहना चाहिए के, कि वो कभी जिंदगी में ना भूले कि क्या पढ़ा है उसने, के बस ये मेरा पर्पज़ है। ये हो गया, मैं सच में अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि आपने मेरे पढ़ाया, वो अपने दिमाग पर रखा, आप एग्जाम में लिख अच्छा करके आए, आप उसके बाद मुझसे मिले ना मिले, ठीक है, हमारी आपकी मुलाकात हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। के फर्क ये पड़ता है कि कुछ यहां से वहां ट्रांसमिट हुआ और वो ट्रांसमिट हुआ पेपर में, और आपने जो है उसको रिप्रेजेंट किया, और आप एक दिन बड़े डॉक्टर बने, आपने जाने कितनों के जीवन में जो है फर्क पैदा किया आपने। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कहा कि स्मिथ नाथन ने बताया कि जो एक रेस्ट एंजाइम जो होता है उसके नाम में पहला लेटर जीनस का होता है, बाकी 2 लेटर जो है स्पीसीज के होते हैं, 4th लेटर जो होता है वो सीरोटाइप एस्ट्रेन को शो करता है। ठीक है, क्लियर? फिर मैंने क्या कहा आपसे, अब देखो क्या लिखा है इसे,
अब एनसीईआरटी देखते हैं हम। एनसीईआरटी, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम वाज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, सेकंड टू लेटर स्पीसीज, ठीक है। फिर जिससे मिला है वो, जैसे इको आर में क्या है, एस्ट्राकोलाई को रिप्रेजेंट करता है कि द लेटर आर नेम ऑफ स्ट्रेन को शो करता है, सीरोटाइप को शो करता है ना बेटा, ये भी याद रखना सीरोटाइप वर्ड के। फिर रोमन नंबर क्या शो करता है, इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के। तो वो उसको टाइप 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड से मत जोड़ना। जो इको R1 लिखा है ना बेटा, तो मतलब पहली बार वो खोजा गया था, फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर था वो इको R1 था के। हिंद सेकंड में वो दूसरा एंजाइम डिस्कवर किया हुआ, सेकंड नंबर पर जो एंजाइम मिला था हमको के। हालांकि उसके बारे में डिटेल स्टडी किया, इसको बोलते हैं पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कहते हैं उसको, है ना, ठीक है, क्लियर। फिर रेस्टिनेंट एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जितने भी जो रेस्टिनेंट एंजाइम होते हैं वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, और उस बड़े समूह को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है, कहां पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दोनों पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो सिरे से डीएनए को काटता है, ठीक। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है, जो स्पेसिफिक पॉइंट से काटेगा वो कहलाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे उसको। देखो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस, समझना फर्क, यहां पर एनसीईआरटी एक मिस्टेक की हुआ है कि यहां पर एनसीईआरटी ने एक मिस्टेक किया हुआ है कि उन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। एक्चुअली में वो एंडोन्यूक्लियस ना हो कि होना चाहिए उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। एक एंडोन्यूक्लियस जो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए में कहीं भी अंदर से कट लगाता है, और डीएनए की डबल स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड को कट कर पाता है, वो एक स्ट्रैंड को कट कर पाता है, ठीक है। वो अंदर कहीं भी कट लगाएगा, वो एंडोन्यूक्लियस नॉर्मल होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पोजीशन को पहचानेगा और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ कट लगाएगा वो, ठीक है, याद रखना, ये पढ़ाया हुआ मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। Each restricted endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence के, तो हर एक restricted endonuclease क्या करता है, वो DNA की पूरी लेंथ को पहले इंस्पेक्ट करता है। भाई इंस्पेक्ट क्यों करता है, इसलिए इंस्पेक्ट करता है कि भैया मेरा काटने वाला सीक्वेंस कहां पर है, ठीक है। तो पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा, फिर कट लगाएगा वो, ठीक है। वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और ये अपने एक्शन वाले सीक्वेंस को पहचानता है, जहां कट लगाना है इसको वहां जुड़ जाएगा ये, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स में एक साथ स्पेसिफिक पॉइंट पे काट देगा। शुगर फॉस्फ, और एक्चुअली में अब आपसे एग्जामिनर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो पूछता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में कट लगाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट लगाता है, तो बेसिकली वो कौन सा बॉन्ड काट देता है, बेसिकली वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटेगा, तभी तो डीएनए कटेगा। डीएनए पॉलीमर है, पॉलीमर को कहीं कट लगाना है तो कौन सा बॉन्ड काटना पड़ेगा आपको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटना पड़ेगा, है ना। Each restricted endonuclease recognize a specific palindromic sequence in the DNA के, तो हर एक restricted endonuclease जो है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, और इसी हमने एक लिस्ट भी तैयार की हुई है पिछले लेक्चर में, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं हम देख रहे हैं एक्शन ऑफ रेस्टिनेंट एंजाइम के, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, क्या echo R1 cut the DNA bases between G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। अरे अपना एनसीईआरटी देखो ना, एनसीईआरटी खोलिए अपना, क्या फिगर नंबर जो है वो मुझे लगता है 11.1 होगा, क्यों देख लीजिए, इसमें आगे कट गया है, तो फिगर नंबर ये वाला फिगर खोलिए, इसमें देखिए आप क्या लिखा और लिखा, एक देखो यार एनसीईआरटी के जो फिगर है ना, उसका एक चीज हमको दिमाग में रखना है, क्या क्या, ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, दोनों पे सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया हमने, कट लगाया, ये कट लगा, ये कट लगा, कट लगने पे क्या मिला हमको, स्टिकी एंड मिले। स्टिकी एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड होते हैं जहां पर अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, जहां पर हमको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड देखने मिलते हैं, वो स्टिकी एंड होते हैं, है ना बेटा। कट लगाया, जोड़ दिया हमने इसको, जुड़ गए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, है ना, क्लियर, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या बला है भला, तो एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे उन्होंने एग्जांपल दिया, मलयालम को आप उल्टा सीधा पढ़ लेके, मैं कहता हूं बहुत नाम होते हैं इसके अलावा के, एक हम यूज करते हैं, आप डालडा वर्ड यूज करते हैं, आप उसको ऐसा पढ़ ले ऐसे पढ़ ले, एक बात ही की, ठीक है, मलयालम के ये वर्ड मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या हिंदी में लिखेंगे तो बनेगा, इंग्लिश में तो नहीं होगा, ठीक है। चलो वापस लेता हूँ अपनी बात में, मैंने कहा मलयालम लिखा है, हाँ ये एनसीईआरटी सही वर्ड यूज किया मलयालम, इसको आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे, ठीक है, सेम। पर मैं कहता हूं बिल्कुल टेक्निकल बात है यार, कि हम क्यों ऐसा बच्चों जैसा पढ़े, हम GAATTC, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है ना बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, ये भी GAATTC होगा ना, देखो इसके सामने GA, ठीक है, आप पढ़ो उसको GAATTC है ना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने पर एक समान होगा, उठ के। अब आप बोलोगे सर हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों पढ़े,
इसलिए पढ़े हम, एक स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो अगला स्टैंड का अपोजिट होता है उसके, तो वहां भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ोगे ना आप सीक्वेंस को, है ना भाई। ये वाला स्टैंड यदि 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है, सामने वाला स्टैंड यहाँ पे जो है 5 प्राइम आएगा, यहाँ पे 3 प्राइम आएगा, इसको ऐसे पढ़ोगे तो उसको ऐसे पढ़ोगे आप, है ना, ठीक है। तो क्या लिखा है, as against the word palindrome where same word is read in both direction, the palindrome of DNA is a sequence of base pair that reads same on both stand when orientation of reading is kept same। ये याद रखना, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम का मतलब है दोनों को एक दिशा में पढ़िए आपके। जैसे मैंने आपसे कहा ना बेटा, देखो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड डीएनए की है ना, यहाँ पे GAATTC, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है, यहाँ 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, GAATTC, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि दोनों को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन से होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ेंगे GAATTC, 5 प्राइम से 3 प्राइम को पढ़ेंगे GAATTC, है ना, या 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़िए आप CTTAAG, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम CTTAAG, है ना बेटा, ठीक है। फिर समझ गए आप, यही लिखा देखिए एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा उन्होंने के, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द 2 स्टैंड, 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे आप या उल्टा पढ़ेंगे आप, पर आपको पढ़ने का डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा आपको, के तो आपको एक समान सीक्वेंस जो है वो देखने मिलेंगे। यही होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, है ना बेटा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अब ध्यान से बात सुना, the rester enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sequence but between the same two bases of the opposite strand के। हमेशा जब भी कट लगाएगा तो मैंने आपसे कहा ना, सीक्वेंस से GAATTC, ठीक है, GAATTC, तो कट कहाँ लगाएगा, ये कट लगाएगा, ये G के बाद यहाँ कट लगाया इसने, G के बाद यहाँ कट लगाया इसने, यहाँ कट लगाया, तो इससे क्या होगा बेटा कि सेम पॉइंट पे कट लगाएगा ये दोनों स्टैंड पर, और उससे कट ठीक बीच में नहीं लगाएगा, आगे पीछे कट लगाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि एक अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड स्टैंड हमको देखने मिलेगा, स्टिक एंड मिलेगा हमको, ठीक है ना। दिस लीव्स सिंगल स्टैंड पोर्शन एट द एंड, इससे क्या होगा कि सिरे पर हमको सिंगल स्टैंड पोर्शन मिलेंगे, नहीं यहाँ पे ये वाला हिस्सा ओवरहैंग निकला होगा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा ओवरहैंग निकला होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, सिरे पर जो है वो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ठीक बीच में कट लगा था तो ब्लंट एंड बनता है, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका पहले कि ब्लंट एंड क्या होता है और ओवरहैंग के, तो यहाँ पे ओवरहैंग बनेंगे जिसको हम स्टिक एंड बोलते हैं। जब ये स्टिक एंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी कभी इनको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में आके साथ जुड़ जाएंगे, बाद में दोनों को सील करने में डीएनए लाइगेज काम करेगा, है ना बेटा। क्या लिखा है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, they are so named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. The stickiness of the end facilitate the action of the enzyme DNA ligase, ठीक है ना। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फाइनली सील कर देगा उसको, लेकिन पहचानने का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेंगे वो, ठीक है, दोनों स्टैंड आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर, चलिए तो आज बात हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या किया, रेस्टर एंजाइम के बारे में और जाना हमने, ठीक है, और पूरा आंसर देखो बेटा, आप इस चैप्टर में जल्दबाजी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें यदि हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि हम जो है वो कई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाएंगे, और इस पर ही कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको डीपीएस दूंगा, आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर ही बनते हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए बेटा लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, और जो है वो अपने कभी भी मैं आपसे कहता हूँ बेटा, जब भी कभी पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन आता ना तो उससे निपटने का तरीका है, सोचना बंद कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बिहेव लाइक ए मशीन हैव नो इमोशंस, मशीन हैव ए टास्क, के टास्क के अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। तो लेक्चर में आपने देखा कई सारी बातें हमने आपको रेस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बतलाई, और हर चीज बेटा एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजों में से एक है। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि अपना लेवल हमेशा ऐसा बना के रखिए कि टॉपर के समान, के थिंक लाइक ए टॉपर, थिंक लाइक एग्जामिनर के एग्जामिनर क्या चाहता है, टॉपर कैसे बनना है, इसके बारे में सोचिए हमेशा के मशीन के समान लगातार कोशिश कीजिए, जीत जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.